Assalamu alaikum. Today in this lecture we'll cover the second case of the method of finding particular integral. Uh, we denote with a symbol of yp. सेकंड केस में बेसिकली है क्या कि आपने देखा था फर्स्ट केस के अंदर तो सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हमने दो पार्ट डिस्कस किए थे। उन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर एक तो ये था कि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता तो किस तरीके से रिप्लेसमेंट होती है, और इसी तरीके से डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो होता है तो फिर किस तरह से रिप्लेसमेंट होती है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही दो केसेस हैं आपके पास कि व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो after the replacement and when denominator is equals to 0 after the replacement. But there is a bit difference between the first case and this case, that in the first case you have to replace the d by exponent of ax में the coefficient of exponent a, यानी a को जो है वो आप substitute करते थे d की जगह. But in this trigonometric function एंड स्पेसिफिकली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हम फ़िलहाल जो डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ दो केसेस को, यानी साइन और कोसाइन, यानी साइन और कॉस फंक्शन को जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली साइन के लिए हम यूँ लिखेंगे साइन ए एक्स इसका ये पूरा एंगल है और एंगल का कोफिशेंट जो है वो सिर्फ ए है। इसी तरीके से कोसाइन के लिए कॉस ए एक्स, तो इसमें ध्यान में रखिएगा अगर हम बात कर रहे हैं पूरा ए एक्स की तो ये पूरा है आपके पास एंगल, और इसमें अगर ख़ाली ए की बात की जाए यानी ए जो है वो आपके पास है कोफिशेंट ऑफ एंगल, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पर भी है कि कॉस ए एक्स के अंदर ए एक्स ये पूरा एंगल है, लेकिन ए जो है वो बेसिकली कोफिशेंट ऑफ एंगल है। मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आगे इसी कोफिशेंट का हमारा काम आएगा केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 के अंदर अगर हम पहले बात करें कि व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये वाला पार्ट इसका आप कह लें कि अगर हमने वहाँ पर भी इसको इस तरह स्टडी किया था केस 1 का पार्ट ए और पार्ट बी, तो यहाँ पे ये कह लें केस 2 का पार्ट ए है ये कि व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में कुछ इस तरीके से है कि 1 डिवाइडेड बाय इफ़ आई से फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर। रिमेंबर दैट कि ये डी स्क्वायर हमेशा तो नहीं होगा, यानी बेसिकली ये इस तरह से ही होगा, फंक्शन ऑफ डी ही होगा यहाँ पर, लेकिन मैं इसको डी स्क्वायर इसलिए इस सेंस में कह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो डी स्क्वायर की मौजूद है यहाँ, यानी एक्सपोनेंशियल के केस में आप डी रिप्लेस करते थे जबकि ट्रिग्नोमेट्रिक के केस में आप डी स्क्वायर रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर, अदरवाइज़ ये वैसे तो आप फंक्शन ऑफ डी भी कह सकते हैं, ये सिंपल, यानी फंक्शन ऑफ डी में जो टर्म डी स्क्वायर वाली होगी सिर्फ वो रिप्लेस होगी, जो डी वाली टर्म है उसका क्या करना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन बहरहाल डी स्क्वायर वाली टर्म को हम फ़िलहाल टारगेट कर रहे हैं कि अगर ये अप्लाई हो रहा हो साइन ए एक्स पे या कॉस ए एक्स पे, बात एक ही है, दोनों के रिज़ल्ट सेम होंगे। यानी इस केस में आपके पास क्या होगा कि इस फंक्शन में डी स्क्वायर की जगह माइनस टाइम्स ए स्क्वायर आ जाएगा। ए क्या है? कोफिशेंट ऑफ एंगल, यानी बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, यानी व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो यू हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय, द वर्किंग इज वी हैव टू रिप्लेस डी स्क्वायर बाय माइनस टाइम्स कोफिशेंट ऑफ एंगल होल स्क्वायर। रिमेंबर दैट कि ये माइनस टाइम्स होना ज़रूरी है, यानी फाइनल आंसर आपका चाहे कुछ भी हो जाए वो माइनस में ही आएगा। ये माइनस जो है वो इनसाइड दिस ब्रैकेट नहीं है, अक्सर स्टूडेंट जो है वो इसमें मिस्टेक करते हैं कि इसका डी स्क्वायर को रिप्लेस कर देते हैं पॉजिटिव से, कहते हैं कि स्क्वायर है, स्क्वायर तो है लेकिन ये माइनस टाइम्स दिस होल टर्म स्क्वायर हो रही है, ठीक है। तो माइनस हमेशा जो है जो भी आंसर आएगा भले कोफिशिएंट ऑफ एंगल नेगेटिव में क्यों ना हो, यानी -3 हम यहाँ रखेंगे, फाइनल आंसर तो 9 ही आएगा, लेकिन उसके बावजूद इस माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद वो -9 ही होगा, फाइनल आंसर नेगेटिव में ही आएगा इसका डी स्क्वायर का। इस तरह के केसेस को देखते हैं। लेट सपोज फॉर एग्जांपल इफ़ आई जनरली से 1 डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 4 ऑफ साइन 3x, अगर ये है आपके पास। रिमेंबर दैट अगेन आई एम सेइंग व्हेन वी आर डिस्कसिंग द पर्टिकुलर इंटीग्रल yp दैट मीन्स वी आर डिस्कसिंग द डिनोमिनेटर ओनली, नॉट द न्यूमरेटर। दैट्स वाई आई जस्ट राइट 1 इन द न्यूमरेटर, यानी अगर यहाँ x होता तो ठीक है, x ही रहता, वो हमेशा वह x ही रहेगा, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर की वर्किंग को देखेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर इंटीग्रल में डिनोमिनेटर की वर्किंग जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ।
तो हमें क्या करना है, सिंस वी नो दैट कि डी स्क्वायर जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर यानी -3 स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा -9 के इक्वल। तो आप डी स्क्वायर की जगह पूरा यानी पूरे डी स्क्वायर की जगह -9 सब्सटीट्यूट कर देंगे, +4 अपनी जगह पहले से मौजूद है, sin 3x ऐसे ही रहेगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से कि 1/-5 sin 3x। सिंपल है, इतना ज़्यादा कोई ख़ास मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें अगर फ़र्ज़ करें sin 3x नहीं होता, cos होता, सेम यही केस है लेकिन cos के साथ यानी डी स्क्वायर +4 है cos 3x, तो भी रिज़ल्ट वही आना है, -1/5 cos 3x आ जाएगा बस खाली। यानी बेसिकली रिप्लेसमेंट जो है वो डी स्क्वायर की है यहाँ पर, रिप्लेसमेंट इस चीज़ की नहीं है कि आप जो है वो साइन और cos के अलावा अगर कोई और मतलब इसके अलावा कोई और फंक्शन आएगा तो अलग बात है, लेकिन हम फिलहाल साइन और कॉस की बात करें, साइन और कॉस की रिप्लेसमेंट सेम है। अच्छा, इसी तरीके से मे बी किसी केस के अंदर आपके पास अगर मैं कहूँ कि डी स्क्वायर मौजूद नहीं है, लेट सपोज़ कि डी स्क्वायर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, यानी लेट सपोज़ अगर आपके पास है d+3 एंड cos 2x, लेट सपोज इसमें है, तो देखें हम यहाँ पे d, हमारे पास जो रिप्लेसमेंट मौजूद है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के लिए या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, वो तो है डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट, तो d की रिप्लेसमेंट तो मौजूद नहीं है। तो दैट्स वाई हमें क्या करना है कि डी स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाना है। किस तरह बनाएंगे, हम रैशनलाइज करेंगे इसको कुछ इस तरह से, या आप ये कह लें कि हम इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, d+3 के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, तो d+3 का कॉन्जुगेट होगा d-3, ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया और d-3 से ही हमने डिवाइड करा दिया, ठीक है। यानी cos 2x तो अपनी जगह रहा, लेकिन आपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया। अब अगेन देखें, न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा d-3, जबकि डिनोमिनेटर में a+b का फॉर्मूला अगर हम यूज़ करें तो वो हो जाता है d² - a² - b², तो 3² हो जाएगा 9, ठीक है। और cos 2x अपनी जगह मौजूद है। नाउ रिमेंबर दैट अगेन आई एम रिपीटिंग द सेंटेंस कि हम जब भी पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो हमने रिप्लेसमेंट देखी है डिनोमिनेटर की। फ़र्ज़ करें न्यूमरेटर में यहाँ डी स्क्वायर होता, तो न्यूमरेटर का डी स्क्वायर हमें वो वाई की इंटीग्रल वाली वर्किंग से नहीं होगा। न्यूमरेटर के अंदर क्या क्या वर्किंग होगी वो मैं अभी बता दूंगा इसी स्टेप को कंप्लीट करते वक्त, लेकिन इस वक्त जो जहन में रखने की बात है वो ये है कि जो भी वाई की वर्किंग है वो डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट से है, ना कि न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट से। तो बहरहाल आपके पास डी स्क्वायर यहाँ आ चुका है, हम जानते हैं कि डी स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा -2 स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा -4, यानी यहाँ -4 आएगा, तो ये न्यूमरेटर में d-3 ऐसे ही रहेगा, -4 - 9 cos 2x ये ऐसे ही आ गया, तो यहाँ बन जाएगा -1/13 आप ये कह लें, तो 1/-13, 1 नहीं है सॉरी, न्यूमरेटर में d-3 है, दैट विल अप्लाइज ऑन cos 2x। नाउ अब करना क्या है, बेसिकली इस cos 2x को क्योंकि हमें मल्टीप्लाई भी करना है, देखें वाई की सॉल्यूशन के अंदर होगा क्या कि आपको तमाम d एलिमिनेट करने हैं, यानी चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे वो डिनोमिनेटर में हो। वाई के जो केसेस हैं वो हम डिनोमिनेटर की रिप्लेसमेंट के रिस्पेक्ट से समझेंगे, लेकिन न्यूमरेटर के अंदर अगर डी आता है तो उसका क्या करेंगे, वो ये करना है हमें कि डी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2x से, यानी देखें डिनोमिनेटर में -13 तो ऐसे ही मौजूद है, लेकिन डी जब मल्टीप्लाई होगा cos 2x से, तो इसी तरीके से -3 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा cos 2x से। रिमेंबर द फर्स्ट केस कि हमने कहा था कि d बेसिकली है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज़ d/dx यू कैन से। तो अगर ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी 1/d को हमने कहा था कि 1/d जो है वो इंटीग्रल है विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसी तरीके से जो नॉर्मल d होगा तो इसका मतलब वो डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव ऑफ cos 2x बेसिकली ये आपको जो है वो वर्किंग करनी है। डेरिवेटिव ऑफ cos 2x विल बी इक्वल टू -sin 2x इंटू 2 भी आएगा ज़ाहिर है यहाँ मल्टीप्लाई के अंदर, -3 cos 2x divided by -13. So this will be the answer of your this case if this is equals to yp. Remember that these all are the cases of yp. We are discussing the cases of yp here. So final answer of the yp is this one. तो आप देख सकते हैं कि जब आपके पास डी स्क्वायर मौजूद होगा तो आप रिप्लेसमेंट करेंगे, डी स्क्वायर मौजूद नहीं होगा तो डी स्क्वायर की रिप्लेसमेंट, यानी डी अगर डी मौजूद है तो आप जो है वो उसको फर्दर डी स्क्वायर बनाएंगे रैशनलाइज करके। ना एक और एग्जांपल से हम जो है वो इसको समझते हैं, इसी केस को व्हेन डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाले ही केस को अभी फ़िलहाल हम समझ रहे हैं। तो इस केस में
होगा कुछ इस तरह से कि लेट सपोज अगर डिनोमिनेटर में देखिए, न्यूमरेटर अगेन वही चीज़ कि न्यूमरेटर में हर दफ़ा 1 लिख रहा था, इसलिए इस दफ़ा x लिख देते हैं, ये x² + 1 लिख लें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। न्यूमरेटर में कुछ भी हो, हमें जो है वो डिनोमिनेटर की वर्किंग समझनी है। लेट सपोज अगर आपके पास है d³ + 3 लेट सपोज और sin 2x, ये आपके पास आ गया। तो देखिए d³ की तो रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है, हमारे पास रिप्लेसमेंट किस चीज़ की है कि हम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ d² की रिप्लेसमेंट जानते हैं कि d² अगर आपके पास मौजूद होगा तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम d³ को स्प्लिट कर लेते हैं। d³ को अगर आप स्प्लिट करेंगे तो ये बन जाएगा d² × d + 3 और sin 2x विल रिमेन सेम एट इट्स पोजीशन। तो देखें d² की रिप्लेसमेंट क्या होगी यहाँ पर, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एंगल यहाँ पे 2 है, तो -2² दैट विल बी इक्वल टू -4। So if we replace the coefficient of angle square minus times coefficient of angle square in the place of d², so you will have 1 divided by -4 into d plus 3 sin 2x। now अब हमें क्या करना है कि क्योंकि यहाँ पर -4d + 3 आ गया, या इसको आप चाहें तो उल्टा करके लिख लें इस तरह से कि 1 divided by 3 -4d और sin 2x। तो d की रिप्लेसमेंट तो नहीं है, d की रिप्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, अब हम अगेन वही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे और फिर उसी तरीके से जैसे अभी पिछली एग्जांपल हमने सॉल्व किए वैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे। यानी आपने जो है मल्टीप्लाई कराना है 3 + 4d से न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 3 + 4d से, और अप्लाई होगा ये sin 2x पर। आगे की वर्किंग मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। दिस इज़ बेसिकली द सेकंड केस पार्ट ए। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द सेकंड केस पार्ट बी में क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर becomes 0 if you want to replace d² by minus times coefficient of angle square. This is same as that of these cases, that if you have d² plus a² or applies on sin ax, and similarly if you have d² plus नाउ a² की क्योंकि हम वर्किंग बार बार a देख रहे हैं तो इसलिए अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, b² कह लेते हैं, अप्लाइज ऑन cos bx। अदरवाइज़ आप चाहें तो a से भी इसकी वर्किंग देख सकते हैं। तो देखें इस केस में करना क्या है आपके पास कि अगर आपने d² की जगह माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ एंगल स्क्वायर रिप्लेस किया तो यहाँ होगा -a² + a², तो -a² + a² कैंसिल हो जाएंगे, डिनोमिनेटर 0 होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होगा। यानी ये एग्जांपल पहले इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व बाद में कर लेंगे। ये इस तरह के केसेस हैं, d² + 25 अप्लाइज ऑन sin 5x। Now if you replace d² by minus times coefficient of angle square, your denominator becomes 0। So आपको इस केस में क्या करना है ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इसी तरीके से हो सकता है आपके पास जो है वो ये हो आपके कुछ इस तरह से कि d² plus 81 applies on sin cos 9x। now if you want to replace d² by minus times coefficient of angle square, your denominator is again becoming 0 because -81 + 81 = 0। तो देखिए ऐसी केसेस के अंदर अब हमें क्या करना है कि इस केस में we will use the following direct results। ठीक है, मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको नाम दे रहा हूँ कि हम जो है वो ये दो डायरेक्ट रिज़ल्ट्स जो है वो यूज़ करेंगे। साइन के केस में साइन का रिज़ल्ट यूज़ करेंगे और कॉस के केस में कॉस वाला रिज़ल्ट यूज़ करेंगे। तो डायरेक्ट फार्मूला ऑफ 1 डिवाइड बाय d² + a² अप्लाइज ऑन sin ax, इसका हम डिस्कस करें तो ज़रा रिकॉल करें कि साइन का इंटीग्रल क्या होता था। साइन का इंटीग्रल आपके पास होता था माइनस टाइम्स कॉस, यानी आप जो है वो ये कहते थे कि माइनस टाइम्स cos ax, ठीक है, डिवाइडेड बाय a भी आता था, यानी यहाँ पर ये भी है डिवाइडेड बाय a आएगा इसके, यानी ये तो है पूरा का पूरा इंटीग्रल ऑफ sin ax। लेकिन क्योंकि डिनोमिनेटर 0 बन रहा है दैट्स वाई यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई x डिवाइड बाय 2। हम इसकी डेरिवेशन में या इसकी ये रिज़ल्ट किस तरीके से ड्राइव कर रहे हैं ये इसके पीछे नहीं जा रहे, फ़िलहाल हम डायरेक्ट रिज़ल्ट समझ रहे हैं कि आपको करना क्या है कि sin ax का इंटीग्रल याद कर लें। sin ax का इंटीग्रल होता है माइनस टाइम्स cos ax डिवाइड बाई a, और क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो रहा था ये वो वाला केस है तो आप x डिवाइड बाई 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी होगा cos bx का इंटीग्रल क्या होगा, cos bx का इंटीग्रल आपके पास होगा sin bx डिवाइडेड बाई b, और x डिवाइड बाई 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करा देंगे।
दैट्स सिंपल। तो इस केस में आप देखें क्या होगा कि साइन 5x है ना, तो साइन 5x का इंटीग्रल क्या बनता है, माइनस में, अब पिछली मरतबा मैंने यहाँ लिख दिया था लेकिन इंटीग्रल के साथ ही लिख रहा हूँ जहाँ इंटीग्रल लिख रहे हैं, तो माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 2, सिंपल। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, माइनस एक्स कॉस 5x डिवाइड बाय 10, यानी फाइनल रिजल्ट आप चाहें तो इसे सिंप्लीफाई करके इस तरह लिख सकते हैं, माइनस एक्स कॉस 5x डिवाइडेड बाय 10। इस केस में क्या होगा, यहाँ पर भी यही हो जाएगा कि cos 9x का इंटीग्रल क्या बनता है, cos 9x का इंटीग्रल बनेगा आपके पास साइन 9x डिवाइडेड बाय 9 और x डिवाइड बाय 2 से आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो फाइनल रिजल्ट आपके पास क्या आ जाएगा, x साइन 9x डिवाइडेड बाय 18। तो सिंपल, ये पार्ट बी इसका जो है वो बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके पास डिनोमिनेटर के अंदर ज़ीरो आ रहा हो तो आपको जो है वो बस ये दो फॉर्मूले याद रखने, वैसे भी याद रखने, ये बोलना तो बड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि आप लोग पहले ये इंटीग्रेशन वगैरह के तमाम फॉर्मूले वैसे भी याद कर चुके हैं। तो साइन का फॉर्मूला अगर आपको याद है, माइनस टाइम्स कॉस ए एक्स डिवाइड बाई ए होगा, कॉस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, साइन बी एक्स डिवाइड बाई बी होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इस केस में क्या करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है तो लिहाजा एक्स डिवाइड बाई 2 से आप इसे मल्टीप्लाई करा देंगे। सो दिस इज़ अ केस नंबर 2। इस केस नंबर 2 के अंदर हम सारी वर्किंग समझ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम केस नंबर 3 को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हवाले से। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।